हर साल बजट आता है और उसके बाद चारों तरफ बस एक ही माहौल होता है। कन्फ्यूजन, सवाल और बहस। क्या मिला, क्या नहीं मिला, और ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये जो बात है ना, ये बहुत से लोगों के मन में आती है ना? ये शब्द उस निराशा को दिखाते हैं जो कई लोग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि सारा बोझ बस टैक्स देने वालों पर ही है। तो चलिए, आज बजट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा देश एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली है और बजट उस घर के महीने का हिसाब किताब है। तो इस पूरे मामले को हम कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देश को एक परिवार की तरह देखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि बजट असल में बनता कैसे है। उसके बाद हम पैसे का हिसाब देखेंगे कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। हम भविष्य की बड़ी योजनाओं पर भी नजर डालेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी सवाल उठाएंगे जिनके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राष्ट्र का पारिवारिक वित्त। हम बजट की बेसिक बातों को एक बहुत ही आसान घरेलू उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले ये बजट आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक सालाना हिसाब किताब और आने वाले साल का एक्शन प्लान है। ये हमें बताता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा और देश को आगे ले जाने का विजन क्या है। अब इस फैमिली वाले उदाहरण को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, हम और आप जो नागरिक हैं वो घर के कमाने वाले सदस्य हैं। हम टैक्स के रूप में अपनी कमाई का हिस्सा घर में देते हैं। फिर अलग अलग मंत्रालय जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये घर के बच्चों जैसे हैं जो अपनी अपनी ज़रूरतें बताते हैं। और सरकार घर के मुखिया की तरह सबकी ज़रूरतें सुनकर तय करती है कि पैसा कहाँ और कितना खर्च होगा। अच्छा, किसी भी सरकार के पास ना 3 तरह के बजट हो सकते हैं। एक होता है सरप्लस, मतलब आमदनी 58, खर्चा 54। दूसरा बैलेंस्ड, जहां आमदनी और खर्चा बराबर। और तीसरा होता है डेफिसिट, यानी घाटे का बजट, जहां आमदनी से ज्यादा खर्चे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घाटे का बजट, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई है ना, एक परिवार के लिए, हाँ, लेकिन एक विकासशील देश के लिए ये जरूरी हो जाता है। सरकार का काम पैसे बचाना नहीं, बल्कि देश के भविष्य में इन्वेस्ट करना है। बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाना। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए कभी कभी उधार लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई परिवार घर बनाने के लिए लोन लेता है। इसी को हम नेशनल डेट या राष्ट्रीय ऋण कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि ये इतना जरूरी डॉक्यूमेंट आखिर बनता कैसे है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि 1 साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो बजट पेश होने से करीब 6 महीने पहले सितंबर में ही शुरू हो जाती है। हर डिपार्टमेंट अपनी विश लिस्ट भेजता है। महीनों की बातचीत और बहस के बाद जनवरी में जाकर सब कुछ फाइनल होता है। और फिर होती है हलवा सेरेमनी, एक बहुत ही खास भारतीय परंपरा जो बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई की शुरुआत का संकेत देती है। इसके बाद इसमें शामिल सभी अधिकारी बाहरी दुनिया से कट जाते हैं ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो, जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को इसे संसद में पेश नहीं कर देते। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम मान लें कि सरकार की कुल कमाई 1 रुपया है। अगर सरकार की पूरी कमाई को हम 1 रुपया मान लें, तो सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे टैक्स से नहीं, बल्कि उधार से आता है। इसका मतलब है कि हमारे देश का हर चौथा रुपया उधार का है। हमारे इनकम टैक्स से 21 पैसे आते हैं और कंपनियों और जीएसटी से करीब 18 पैसे। तो ये साफ है कि सिर्फ टैक्स से देश का खर्चा नहीं चलता। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? देखिए, सबसे ज्यादा पैसा तो जाता है उस उधार का ब्याज चुकाने में जो हमने पहले लिया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल का सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना। असल कर्ज तो वहीं का वहीं है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है हमारी सेना पर और फिर नई सड़कों और हाईवे बनाने पर। इससे हमें देश की प्राथमिकताओं की एक साफ तस्वीर मिलती है। कर्ज चुकाओ, सीमाओं की रक्षा करो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इस साल के बजट में ना फौरी राहत से ज्यादा जोर लंबी अवधि की योजनाओं पर है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या बड़े बड़े ऐलान हुए हैं। इस बजट का फोकस भविष्य बनाने पर है। मतलब हम सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं सुलझा रहे, बल्कि कल के लिए मौके बना रहे हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं सिर्फ सफर को तेज नहीं करेंगी, बल्कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगी। छोटे शहरों का विकास ये सुनिश्चित करेगा कि अवसर सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित न रहें। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनका फायदा हमें आने वाले कई दशकों तक मिलेगा।
बजट को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने का मतलब है कि हम इसकी पड़ताल भी करें और सही सवाल उठाएं। प्राथमिकताओं की बात करते हैं। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ कहती है। एक तरफ हम घाटे में चल रहे पोस्ट ऑफिस को बचाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसरो, जो हमें दुनिया में एक स्पेस सुपर पावर बनाता है, उसे मिल रहे हैं सिर्फ 13,000 करोड़, यानी आधे से भी कम। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा पैसा सही जगह लग रहा है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। क्या आप एक अच्छे खर्चे, यानी जिससे देश के लिए कोई संपत्ति बनती है, और एक रूटीन खर्चे में फर्क बता सकते हैं? स्क्रीन पर कुछ खर्चों की लिस्ट है। जरा सोचिए, इनमें से कौन से कैपिटल हैं, मतलब जिनसे देश की कोई संपत्ति बन रही है, और कौन से रेवेन्यू हैं जो बस चलते रहने के लिए जरूरी खर्चे हैं। तो कैसा रहा? देखिए, राफेल जेट खरीदना, नया हॉस्पिटल बनाना या रेलवे सिग्नल सुधारना, ये सब कैपिटल खर्चे हैं। ये भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉलरशिप, सब्सिडी और सरकारी तनख्वाहें, ये रेवेन्यू खर्चे हैं। ये जरूरी हैं, लेकिन इनसे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हमें कुछ बहुत जरूरी और थोड़े मुश्किल सवालों पे लाके खड़ा कर देती हैं। जैसे कि अगर हमारी खुद की रिपोर्ट कह रही है कि रुपया गिर रहा है, तो बजट में इस पर चुप्पी क्यों है? या फिर लाखों ईमानदार टैक्स पेयर्स को अपने ही रिफंड के लिए महीनों इंतजार क्यों करना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, उन लोगों का क्या जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है? टैक्स चोरी करने वालों को दायरे में लाने के लिए कोई बड़ी योजना क्यों नहीं दिखती? और आखिर में वही सवाल जो शायद लाखों ईमानदार हिंदुस्तानियों के मन में है, जो सैलरीड क्लास देश का बोझ उठा रही है, उसे असल राहत कब मिलेगी? और जो लोग सिस्टम से बचकर निकल जाते हैं, वो राष्ट्र निर्माण में अपना सही हिस्सा कब देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर मांगना होगा।